Okay. I think last time we were discussing about horizontal alignment. In this particular lecture, we will talk about vertical alignment. Okay. Vertical alignment. Okay. Before we talk about vertical alignment, we should have some idea about what is the meaning of gradient. Okay. Gradient. Okay. Vertical alignment simply means कि मान लो तुमको अगर मान लो तुम रोड बना रहे हो और ठीक है, और रास्ते में कुछ इस टाइप का हिल टाइप का आ जाता है, या ठीक है एलिवेशन टाइप की आ जाती है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुमको इसको साफ़ करके यहाँ पे तुम्हें इस टाइप से अपने रोड को कुछ कर्व देना पड़ेगा, और ये ब्लैक वाली जो होगी ये तुम्हारी फाइनल रोड होगी. ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ फिलिंग करनी पड़ सकती है और इतने पार्ट को शायद तुम्हें कट करना पड़ सकता है. ठीक है, तो कटिंग एंड फिलिंग विल बी इन्वॉल्व, और फाइनली तुम्हें इस टाइप का कुछ वर्टिकल कर्व तुम्हारी रोड को देना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास हिल की जगह वैली टाइप का सिचुएशन हो. ठीक है, वैली टाइप का सिचुएशन होगा तो तुम्हारी जो रोड होगी वो कुछ इस टाइप का शेप भी ले सकती है. तो हमें कोशिश करनी होगी कि जो भी गाड़ी यहाँ पे मूव करेगी वो कंफर्टेबली इस जोन से निकल के ट्रैवल कर सके. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, ग्रेडियंट के बारे में हमको डिस्कशन करना है. ग्रेडियंट का मीनिंग बेसिकली होता है स्लोप. ठीक है, बेसिकली उसका मीनिंग होता है स्लोप. यहाँ पे जब भी हम ग्रेडियंट की बात करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है मान लो तुम्हारा इस टाइप का कुछ वर्टिकल कर्व है. ठीक है, तो तुम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक तो टेंजेंट बना लेंगे. ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हम टेंजेंट बना लेंगे शुरुआत वाले पॉइंट पे, और यहाँ से एक टेंजेंट बना लेंगे. ठीक है, यहाँ पे जब भी हम ग्रेडियंट की बात करेंगे, हम ग्रेडियंट को कुछ इस तरीके से बोलेंगे, हम बोलेंगे +n%. ठीक है, या हम बोलेंगे -n%. ठीक है, तो पहले तुम मीनिंग समझ लो कि +n% बोलने का क्या मतलब है और -n% बोलने का क्या मतलब है. यहाँ पे जो प्लस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव स्लोप. ठीक है, पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीजिंग स्लोप, मतलब इस टाइप का. ठीक है, ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये पॉजिटिव स्लोप की हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन हो जाएगी तुम्हारी ये नेगेटिव स्लोप की हो जाएगी. ठीक है, n% का मतलब होता है n/100. ठीक है, इसका कहने का ये मतलब होता है कि आप, ठीक है, 100 मीटर अगर हॉरिजॉन्टली चलोगे, ठीक है, तो आप n मीटर्स ऑफ वर्टिकल उठा सकते हो. उसको कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं हॉरिजॉन्टल चलूँगा 100 मीटर, तो मैं इसको n मीटर्स वर्टिकली उठा सकता हूँ. ठीक है, कहने का मतलब है कि मेरा जो tan थीटा होगा वो तुम्हारा n/100 है. ठीक है, ये मीनिंग होता है तुम्हारा ग्रेडियंट का. ठीक है, इस तरीके से हमने ग्रेडियंट को डिफाइन कर रखा है. सिमिलरली तुम्हारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट भी हो सकता है. ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट भी हो सकता है, -n% भी हो सकता है इस टाइप की लाइन के लिए. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नोटेशन तुम समझ जाओगे. टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के ग्रेडियंट होते हैं. ठीक है, पहले टाइप का जो ग्रेडियंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट. ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट. रूलिंग ग्रेडियंट के अलावा तुम्हारे पास होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट. लिमिटिंग ग्रेडियंट. ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे पास होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. ठीक है, और लास्ट में तुम्हारे पास होता है मिनिमम ग्रेडियंट. मिनिमम ग्रेडियंट. ठीक है, ये करके हम देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, जब हम रूलिंग ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो रूलिंग ग्रेडियंट इस तरीके से डिफाइंड है कि रूलिंग ग्रेडियंट इज़ द मैक्सिमम ग्रेडियंट. ठीक है, एक एक टर्म को तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट से. रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है मैक्सिमम ग्रेडियंट दैट डिज़ाइनर ट्राइज टू अडॉप्ट. ठीक है, डिज़ाइनर ट्राइज टू अडॉप्ट. ठीक है, क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें. मान लो इस तरीके का पहाड़ तुम्हारे रास्ते में आ गया. ठीक है, तुम्हें यहाँ पे रोड बनानी थी, तो तुम क्या करोगे, तुम चाहो तो इस पूरे पहाड़ को डिमोलिश कर सकते हो और तुम अपनी रोड को ऐसे निकाल सकते हो, कर सकते हो. ठीक है, पर इतने बड़े पहाड़ को डिमोलिश करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाना पड़ सकता है. इकोनॉमिकल वो तुम्हारा नहीं रहेगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश, अगर तुम्हें एकदम चीपली काम करना है, ठीक है, एकदम चीपली काम करना है, तुम क्या करोगे, तुम पहाड़ को वैसा ही रहने दोगे और तुम पूरे पहाड़ के ऊपर से इस तरीके से रोड बना दोगे.
ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ भी डिमोलिश ना करना पड़े। ठीक है, ऐसा करने में दिक्कत क्या होगी, इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस लाइन का स्लोप बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो तुम मान लो अगर यहाँ पे तुम गाड़ी चढ़ाने आ गए, ठीक है, तो गाड़ी की एक सर्टन पावर होती है चढ़ाने की, ठीक है, तो हो सकता है गाड़ी इस स्लोप पे चढ़ ही ना पाए। ठीक है, तो हमारी एक मैक्सिमम लिमिट होती है ग्रेडियंट की, जिससे ज़्यादा हम ग्रेडियंट को नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ऐसा ग्रेडियंट ले लिया, कुछ एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम ग्रेडियंट को नहीं ले सकते। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है मेरा कि जो मैक्सिमम ग्रेडियंट कोई डिज़ाइनर अडॉप्ट कर सकता है, वो अगर वो अडॉप्ट कर रहा है तो उसको हम रूलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम रूलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यूज़ IS कोड ने दे रखी हैं हमको, वो तुम्हारी वैल्यूज़ मैं नोट कर ले रहा हूँ, तुमको वैसे की वैसी वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, 1 in 30 होती है तुम्हारी नॉर्मल, या इसको ऐसा कर लो, नॉर्मल की जगह प्लेन या रोलिंग में, प्लेन या रोलिंग टेरेन में तुम्हारी 1 in 30 होती है। ठीक है, 1 in 20 होती है माउंटेनियस में। ठीक है, माउंटेनियस, और 1 in 16.7 होती है हिली में। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है, ये IRC रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं किसके लिए, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए। मैक्सिमम ग्रेडियंट जो तुम अडॉप्ट कर सकते हो दैट इज़ 1 in 30 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, 1 in 20 फॉर माउंटेनियस टेरेन एंड 1 in 16.7 फॉर योर हिली टेरेन। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, कई बार जब तुम बहुत ज़्यादा माउंटेनियस या हिली इलाके में चले जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टीप स्लोप्स प्रेजेंट होंगे तो पहाड़ को डिमोलिश करना या पहाड़ को काट के इस तरीके से रोड बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रूलिंग ग्रेडियंट से बड़ा ग्रेडियंट अडॉप्ट करने लगेंगे। ठीक है, दिस इज़ लिमिटिंग ग्रेडियंट अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होता है तुम्हारा स्लाइटली रूलिंग ग्रेडियंट से बड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ये हम तब अडॉप्ट करेंगे जब हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, अनइकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हिली रीजन्स में क्या होगा, हिली रीजन्स में, ठीक है, हिली रीजन्स में क्या होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा होगा, और ज़्यादा स्टीप स्लोप्स तुम्हारे प्रेजेंट हैं और उनको कट करना पॉसिबल नहीं है। उन केसेस में हम क्या करेंगे, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप यहाँ पे होगा, तो इसका जो स्ट्रेच रहता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्टीप पहाड़ आ जाएंगे तो तुम क्या करोगे, कहीं कहीं जगह पे स्टीप स्लोप अलाउ कर दोगे, पर इसका जो स्ट्रेच होगा, यानी इसकी जो लेंथ होगी तुम्हारी स्टीप स्लोप की, वो तुम लिमिट कर सकते हो, उसको तुम कम रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तुम प्रोवाइड कर सकते हो हिली रीजन में, बहुत ज़्यादा होगा जो लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, पर इसका स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच कह लो या लेंथ कह लो, लेंथ, ठीक है, लेंथ इज़ लिमिटेड टू मैक्सिमम 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस के लिए तुम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट नहीं दे सकते। ठीक है, 100 मीटर से कम के स्ट्रेच के लिए ही तुम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हो, वरना तुम्हें वापस अपने लिमिटिंग या रूलिंग ग्रेडियंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास यहाँ पर है मिनिमम ग्रेडियंट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, मिनिमम ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, मान लो तुम्हारी रोड कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो दिक्कत, स्ट्रेट रोड तुम परफेक्टली इसको हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते, तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप देना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि स्लोप देने की क्या ज़रूरत है, तो स्लोप देने की ज़रूरत होती है ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि ड्रेनेज के लिए तो हमने ऑलरेडी केम्बर दे रखा है। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ रोड पे केम्बर प्रोवाइड कर रखा है, जो भी बारिश होगी वो केम्बर संभाल लेगा। ठीक है, पर दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, ठीक है, दिक्कत क्या होती है बताता हूँ। मान लो ये तुम्हारी रोड है, ठीक है, ये तुम्हारी रोड है, तुमने केम्बर दे रखा है, रोड के बाजू में हमेशा यहाँ पे ड्रेन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रेन्स होते हैं जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो अगर तुम्हारी यहाँ पे बारिश होती भी है, ठीक है, तो पानी तुम्हारा रोड से तो हट जाएगा, फिर इस ड्रेन्स में चला जाएगा पानी तुम्हारा, साइड में जो ड्रेन्स हैं। ठीक है, अब ड्रेन्स में भी तुम्हारा पानी ऐसा नहीं कि एक जगह पे रह जाए, ड्रेन्स में भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा पानी फ्लो करके फाइनली गटर्स वगैरह के होता हुआ निकल जाए। ठीक है, ये नहीं कि तुम ड्रेन्स में फिल करके रखना चाहते हो पानी को, ड्रेन से भी पानी फ्लो कर जाना चाहिए। अब चूंकि ड्रेन से पानी फ्लो कर जाना चाहिए तो तुम्हें इस ड्रेन को कुछ ना कुछ स्लोप देना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, अब चूंकि हम ड्रेन्स को स्लोप देना चाहते हैं तो हम अपनी रोड को भी थोड़ा सा स्लोप दे के रखते हैं। ठीक है,
तो अगर कोई कभी पूछे क्वेश्चन में कि मिनिमम ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो मिनिमम ग्रेडियंट हमेशा ड्रेनेज पर्पस से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ड्रेनेज पर्पस से प्रोवाइड किया जाता है। ड्रेन्स के लिए, ठीक है, ड्रेन्स के लिए थोड़ा सा स्लोप देना जरूरी होता है, ठीक है, तो उसके लिए आईआरसी ने कुछ वैल्यूज़ रिकमेंड कर रखी हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, वैल्यूज़ में बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा कंक्रीट का बना हुआ है ड्रेन, तुमने देखा होगा कई बार कंक्रीट का, प्रॉपर कंक्रीट का ड्रेन बना होता है, तो उसके लिए 1/500 का स्लोप देना होता है, ठीक है, ठीक है। अगर कंक्रीट के अलावा तुम्हारा ब्रिक ड्रेन है, ठीक है, ब्रिक ड्रेन मतलब प्रॉपर ड्रेन नहीं है, इवन दो उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ है, तो 1/200 देते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारा अर्थ ड्रेन है, यानी कि तुमने सिर्फ नाली बना दी है, वहाँ पे कोई कंक्रीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसके लिए हमें 1/100 का, ठीक है, 1/100 के बराबर स्लोप देना पड़ता है, ठीक है। इसकी मीनिंग तो क्लियर है ना, 1/500 का क्या मतलब होता है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। 1/100 अगर मैं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि तुम 100 मीटर जब हॉरिजॉन्टल जाओगे, तब तुम 1 मीटर यहाँ पे वर्टिकल ऊपर चढ़ सकते हो, ठीक है, ये मतलब होता है 1/100 का, ठीक है, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये हमारे 3-4 टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप का ग्रेडियंट होता है रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। मैंने कहा रूलिंग ग्रेडियंट सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रूलिंग ग्रेडियंट ही प्रोवाइड किया जाता है। रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो डिज़ाइनर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट दैट डिज़ाइनर ट्राइज टू अडॉप्ट। फिर मैंने तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज़ बता दी, ठीक है, फिर मैंने तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज़ बता दी क्या क्या वैल्यूज़ हमको अडॉप्ट करनी है, ठीक है। लिमिटिंग ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से हल्का सा बड़ा होता है, जहाँ भी हम रूलिंग ग्रेडियंट नहीं दे सकते हैं वहाँ हम लिमिटिंग ग्रेडियंट देते हैं। अगर लिमिटिंग ग्रेडियंट भी सफिशिएंट नहीं होता है तो हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट पे हम लेंथ पे लिमिट रखते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ पर से ज़्यादा पर हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट नहीं रखेंगे। मिनिमम ग्रेडियंट हम देते हैं ड्रेनेज पर्पज़ से, जो बाजू में ड्रेन्स होते हैं रोड के, उसमें पानी बहता रहे, ठीक है, तो उनके लिए मैंने तुम्हें वैल्यूज़ बता दी, वैल्यूज़ तुम याद रख सकते हो एज सच, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, अब हम एक टॉपिक इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन, अगर तुम्हें याद हो तो हम जब हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात कर रहे थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स की जब हम बात कर रहे थे, तब मैंने तुमसे एक चीज़ कहा था कि गाड़ी में तुम्हारे हमेशा जो आगे वाले पहिए होते हैं वही मूव करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, और पीछे वाले पहिए तुम्हारे वैसे ही रहते हैं। वहाँ पे हमने कर्व रेजिस्टेंस की बात की थी, हमने कहा था कि ये टी अगर ट्रैक इसको ट्रांसमिशन दे रहा है तो यहाँ पे टी कॉस अल्फ़ा ही अवेलेबल होता है, तो ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब मान लो ग्रेड के साथ, ग्रेडियंट के साथ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व दोनों एक साथ आ गए हैं, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है कि तुम्हारा एक पहाड़ भी है, उसके साथ में तुम्हें ऐसा टर्न करते हुए, तुमने देखा हो कई बार ऐसी रोड्स होती हैं ऊपर चढ़ती हुई, ठीक है, इस टाइप की रोड्स होती हैं कि तुम्हारी गाड़ी, ठीक है, कैसे बताऊँ, यहाँ से चढ़ती हुई इधर से पहाड़ से गोल गोल घूमती हुई जाएगी, मतलब तुम्हारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, सर्कुलर कर्व, और तुम चढ़ाई भी चढ़ रहे हो, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ऐसे केसेस में हमें ग्रेड कंपनसेशन देना पड़ता है। ग्रेड कंपनसेशन देने का मतलब होता है कि हमको हल्का सा ग्रेडियंट कम करना पड़ता है, ठीक है। ग्रेड कंपनसेशन का मतलब होता है रिड्यूस ग्रेडियंट, ठीक है, बाय सम अमाउंट, ठीक है, ओइंग टू, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं, कर्व रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ओविंग टू कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है। कर्व रेजिस्टेंस हमने पहली बात कर चुके हैं, टी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। कितना कंपनसेशन देना है उसके लिए आईआरसी की रिकमेंडेशंस हैं। ग्रेड कंपनसेशन तो हमें देना है, दैट इज़ 30 + R/R, ठीक है, 30 + R/R के बराबर ग्रेड कंपनसेशन हमको देना है, ठीक है। इसके साथ में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज़ सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 75/R, ठीक है, बट फाइनल ग्रेडियंट should not be less than 4%,
ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स तुमको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक, क्या कह रहा हूँ मैं, ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू होगी 30 प्लस आर अपॉन आर। आर तुम्हारा रेडियस हो जाएगा सर्कुलर कर्व का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व का। तो ग्रेड कंपनसेशन तुम्हारा हो गया 30 प्लस आर अपॉन आर, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 75 बाय आर। ठीक है, पर जो तुम्हारा फाइनल ग्रेडियंट बनना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4%। इस पर क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, उसने दे रखा है कि अ हिल रोड इज हैविंग, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, ये उसने दे रखा है। और उसने दे रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसका रेडियस है 60 मीटर। ठीक है, फाइंड कंपनसेटेड ग्रेड, ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा। फाइंड कंपनसेटेड ग्रेड, कंपनसेटेड का मतलब है कि चूंकि एक तो तुम्हारी हिल रोड है यानी तुम्हारी चढ़ाई है, चढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, तो ये वही वाला केस हो गया इस टाइप का कि पहाड़ पे तुम यहाँ से चढ़ते आ रहे हो ऊपर, ठीक है, गोल गोल चढ़ते जा रहे हो, तो एक तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और ऊपर से तुम्हें चढ़ाई भी चढ़नी पड़ रही है। ठीक है, तो कुछ हद तक हमें ग्रेडियंट कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टीप हम ग्रेडियंट नहीं रख सकते ऐसे केस में, इसलिए हम ग्रेड कंपनसेशन करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन जो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो ग्रेड कंपनसेशन का। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा, 30 प्लस आर अपॉन आर, वैल्यू पुट कर दो 30 प्लस 60 अपॉन 60। ठीक है, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा ये 1.5 ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम नोट कर सकते हो कि ये जो आएगी वैल्यू जीसी की ये परसेंटेज में आएगी। ठीक है, हाँ, एक बार इसका मैक्सिमम चेक कर लो, कहीं तुमने मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जीसी की, 75 बाय आर यानी 75 बाय 60। ठीक है, यानी 1.25%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गलती हो गई, मैक्सिमम तुम कितना दे सकते हो, 1.25% कंपनसेशन दे सकते हो। आ कितना रहा है 1.5, यानी तुम्हें कितना देना पड़ेगा 1.25 ही देना पड़ेगा, 1.5 नहीं दे सकते, मैक्सिमम से एक्सीड नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ग्रेड कंपनसेशन देना पड़ेगा वो 1.25%। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, हमारा कंपनसेटेड ग्रेड कितना आ जाएगा, ये तो ग्रेड कंपनसेशन आया है, कंपनसेटेड ग्रेड कितना आ जाएगा, 6% हमको देना था। ठीक है, उसमें से हमने इतना कम कर लिया -1.25, तो हमारा कंपनसेटेड ग्रेड कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ रहा है तुम्हारा 4.75। ठीक है, फिर चेक करो, फिर गड़बड़ होगी, देखो कंपनसेटेड ग्रेड आ गया तुम्हारा। मैंने तुमसे क्या कहा था, फाइनल ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, ये वाला चेक भी तुमको लगा के देख लेना चाहिए, फाइनल ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। तो ये 4% ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इतना कंपनसेटेड ग्रेड हम अलाउ कर सकते हैं, तो तुम्हारा कंपनसेटेड ग्रेड आ जाएगा 4.75%, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मान लो कि ये वैल्यू आ जाती तुम्हारी 3.75%, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर होता 4% उस केस में, क्योंकि तुम 4 से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात को समझ गए होगे। ये हो गया तुम्हारा ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, तीनों बातें ध्यान रखना, ग्रेड कंपनसेशन में फॉर्मूला लगाना, फिर मैक्सिमम कंपनसेशन चेक करना 75 बाय आर, फिर जो कंपनसेटेड ग्रेड है उसकी वैल्यू 4% से कम नहीं होनी चाहिए। तीनों चेक तुम्हें लगाने हैं और फिर आंसर करना है। ठीक है, ये हमारी कुछ छोटी मोटी बातें हो गई। उसके बाद हम वर्टिकल कर्व्स पे अब आ जाते हैं, वर्टिकल कर्व्स। ठीक है, पहले तो तुम ये समझ लो कि वर्टिकल कर्व में हमारी जो कंसर्न है, ठीक है, हमारी जो मेन कंसर्न है वो दो कंसर्न है हमारी। एक तो है हमारा कंफर्ट, ठीक है, जो गाड़ी चला रहा है वो कंफर्टेबल होना चाहिए इन वर्टिकल कर्व्स पे। दूसरा है हमारा एसएसडी, ठीक है, एसएसडी की डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स को देखते हुए हम वर्टिकल कर्व्स को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। जो वर्टिकल कर्व्स हमारे पास अवेलेबल हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं समिट कर्व, और एक को हम कहते हैं वैली कर्व। ठीक है, समिट कर्व और वैली कर्व मेरे ख्याल से नाम से ही क्लियर हो गया होगा क्या होता है। वैली का मतलब होता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का मतलब गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे है, ठीक है,
और इस टाइप से तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे मूव कर रही है। ये तुम्हारा वैली कर्व हो गया। समिट कर्व तुम्हारा ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के कर्व हैं, समिट कर्व और वैली कर्व। पहले हम समिट कर्व की बात कर लेते हैं, समिट कर्व, ठीक है। समिट कर्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, तीन चार टाइप के समिट कर्व पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो होता है वो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है, या रादर इसको कुछ इस टाइप का बना लो, ठीक है। एक ये टाइप हो गया, एक ये टाइप हो गया, ठीक है। एक ये टाइप हो गया और एक ये टाइप हो गया, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे तो आप कह रहे हो दो कर्व हैं, एक समिट कर्व है जो इस टाइप का होता है, और एक वैली कर्व है जो इस टाइप का होता है। हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा समिट है और कौन सा वैली है, ठीक है। हम पता कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, समिट कर्व पे जब भी गाड़ी चलेगी, मान लो ये गाड़ी तुम्हारी समिट कर्व पे मूव कर रही है, तुम खुद सोचो इस पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर तुम्हारी गाड़ी वैली कर्व में चल रही है, ठीक है, ये तुम्हारी गाड़ी वैली कर्व में चल रही है, तो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल गाड़ी को अंदर धक्का देने की कोशिश करेगा, ग्राउंड की तरफ, ठीक है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया तुम्हारा, CF लिख दे रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही तरीका है पता करने का कि तुम्हारा कर्व समिट है या वैली, ठीक है। ऑब्वियसली तुम बना के भी देख सकते हो, ड्रॉ करके देख सकते हो कौन सा समिट है कौन सा वैली, पर कभी अगर तुम्हें डाउट हो जाए एकदम से कि कौन सा समिट है और वैली, तो तुम इस टाइप से कुछ कर सकते हो, ठीक है। समिट कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन व्हीकल को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और वैली कर्व में इसको और अंदर दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये चार टाइप के समिट कर्व हमारे पास पॉसिबल हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और इस एंड पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ। सिमिलरली ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाया और इस एंड पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाया। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, यहाँ पे एक टेंजेंट, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट। ये टेंजेंट ही तुम्हारे कर्व को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने बनाया, ठीक, और एक यहाँ पे बनाया, ठीक है। चलो, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे +N1%, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव स्लोप है, इसको मैं लिख रहा हूँ +N2%। गौर करने वाली बात यह है कि तुम्हारा N1 N2 से बड़ा है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना और ड्रॉ करके देख सकते हो इसको, अगर तुम्हारा N2 N1 से बड़ा हो जाएगा इस केस में, तो ये वैली कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना, मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा कैसे करना है। इस केस में ये पॉजिटिव स्लोप है, ये कुछ +N1% मान लो इसको, और ये वाला स्लोप इसका 0 है, ठीक है, इसका स्लोप 0 है, तो ये भी तुम्हारा समिट कर्व ही कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे +N1% है और ये -N2% है, ये भी तुम्हारा समिट कर्व कहलाएगा। यहाँ पे -N1% है और ये -N2% है, ठीक है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि N2 मॉडुलस वाइज यानी मैग्नीट्यूड वाइज N2 N1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि N2 तुम्हारा स्टीप होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, पहला केस मैं तुमको देता हूँ कि मान लो +4% N1 है, ठीक है, N1 तुम्हारा +4% है और N2 तुम्हारा +6% है, ठीक है। दूसरा केस मैं तुमको देता हूँ, N1 तुम्हारा 2% है, ठीक है, और N2 तुम्हारा, या इसको +2% कर लो, इसको +1% कर लो, ठीक है। ये दो कर्व्स तुमको बनाने हैं, ठीक है। तो +4% मान लो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो +4% का तुमने एक टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, या लाइन बना दी, ये हो गया +4% N1, ठीक है। दूसरा मान लो एंड पॉइंट यहाँ पे कहीं है, N2 तुम्हें बनाना है +6%, ठीक है, ऐसा रहने दो। +6% क्या होगा, इससे ज़्यादा स्टीप होगा क्या? इससे ज़्यादा स्टीप होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्टीप अगर तुम्हें बनाना है तो तुम्हारा कुछ इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। ऐसा बनाने की जगह तुम क्या करो, +4%, ठीक है, +4% मान लो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा स्लोप हो गया। +6% इससे ज़्यादा स्टीप होगा क्या?
ठीक है, +6% तुम्हारा इससे ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा ये वाला कर्व? ये वाला कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। ये समिट कर्व है या वैली कर्व है? ये तुम्हारा वैली कर्व हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा +4% की स्लोप है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी, पर इससे ज़्यादा स्टीप होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा स्टीप होगी, तो ये वाला कर्व का जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा N2 +6%। ठीक है, ये वैली कर्व हो गया। ठीक है, अब इस वाले केस पे आओ। इस वाले केस में ये +2% है। ठीक है, और ये वाला +1% है। ठीक है, ये +2% है और ये वाला +1% है। यानी ये वाला स्लोप मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग वाला N1, ये +2% है और ये वाला स्लोप कुछ इससे कम है, यानी फ्लैट रहेगा इससे, ये तुम्हारा +1% है। तो ये वाला कर्व तुम्हारा समिट कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कन्फ्यूजन कई बार लोगों को हो जाता है कि वैली कर्व है कि समिट कर्व है। तो तुम एक काम तो कर सकते हो कि बना के देख सकते हो। ठीक है, या तुम ये स्टैंडर्ड केसेस याद रख सकते हो, 3-4 केसेस। ठीक है, दोनों तरीके हैं। मेरे ख्याल से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना के देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंसर्न्स इन समिट कर्व या डिज़ाइन ऑफ समिट कर्व। ठीक है, जब तुम समिट कर्व को डिज़ाइन कर रहे हो तो पहले तुम ये समझो कि मेरे कंसर्न्स क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों को मुझे दिमाग में रखना है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी हम वर्टिकल कर्व्स बनाएंगे हमको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें अपना कंफर्ट ध्यान में रखना है और दूसरा हमें SSD ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो हमें कंफर्ट ध्यान में रखना है और दूसरा हमें SSD ध्यान में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स समिट कर्व डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारी गाड़ी कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है, ये तुम्हारा समिट कर्व है। ठीक है, मैंने तुम्हें एक चीज़ अभी बताई थी कि जब तुम्हारी गाड़ी समिट कर्व पे मूव करती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट बाहर फेंकने की उसे कोशिश करता है। ठीक है, अगर इस टाइप का फोर्स तुम्हारी गाड़ी पे लगेगा तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ठीक है, बेनिफिट होगा या लॉस होगा तुम्हें? ठीक है, इससे डेफिनेटली तुमको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्यों होगा? क्योंकि ये फोर्स लगने से क्या होगा, तुम्हारे पहियों पे रिएक्शंस कम हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑन व्हील्स, ठीक है, रिड्यूस्ड है ना। ये गाड़ी तुम्हारी ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है तो ये रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली समिट कर्व में क्या होता है, तुम्हारा ड्राइवर हमेशा कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे कंफर्ट की कोई बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे कंफर्ट वाला जो कंसर्न है हमारा वो हट जाता है। ध्यान से देखना वाली बात, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं, कंफर्ट भी होता है, SSD भी होता है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि समिट में नो नीड टू वरी, ठीक है, अबाउट कंफर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हमें कंफर्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी गाड़ी में तो फ़ायदा ही हो रहा है, उल्टा हमारे पहियों पे रिएक्शन कम हो जा रहा है एक तो। ठीक है, रिएक्शन कम हो जाने से हमारा वियर एंड टीयर भी कम होगा, हमारी गाड़ी भी सेफ रहेगी और ड्राइवर को भी कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। तो कंफर्ट हमारा यहाँ पे कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, तो कंफर्ट यहाँ पे हमारा कंसर्न नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे समिट कर्व, सो इट इज़ ओनली SSD, इट इज़ नॉट कंफर्ट, ओनली SSD। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ओनली SSD, ध्यान रखना है चीज़। ठीक है, ओनली SSD। अब सेकंड जो हम चीज़ यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं वो है शेप ऑफ माई समिट कर्व, शेप ऑफ समिट कर्व। ठीक है, कौन सा शेप मैं चूज़ करूँ? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सर्कुलर भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई ट्रांजिशन कर्व यानी स्पाइरल वगैरह चूज़ कर सकता हूँ, स्पाइरल वगैरह। ठीक है, या मैं क्यूबिक पैराबोला या सिंपल पैराबोला भी चूज़ कर सकता हूँ। सिंपल पैराबोला, सिंपल पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मैं सर्कुलर भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं ट्रांजिशन भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं सिंपल पैराबोला भी चूज़ कर सकता हूँ। हम जो चूज़ करते हैं, जो IRC ने हमें रिकमेंड किया है वो है सिंपल पैराबोला, IRC रिकमेंडेड। ये क्वेश्चन तुमसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि हम कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, हम कौन सा यूज़ नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं
ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सर्कुलर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास होता है, वो बेनिफिट ये होता है कि इन सर्कुलर कर्व, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सर्कुलर कर्व, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एट एवरी पॉइंट SSD रिमेन्स सेम, SSD रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, ठीक है। हर पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे तुम SSD निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो सर्कुलर कर्व में ये बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट पे हमने SSD सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स पे तुम्हारा SSD सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि सर्कुलर कर्व में हर पॉइंट पे SSD सेम रहता है और कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री अगर तुम ट्रांजिशन कर्व की बात करोगे, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व की, तो यहाँ पे जो साइड डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस वेरीज थ्रू आउट कर्व, ठीक है, यानी कर्व के हर पॉइंट पर तुम्हारी साइड डिस्टेंस अलग अलग आती है, इसी रीज़न से ये अनडिज़ायरेबल हो जाता है, ट्रांजिशन कर्व को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब तुम्हारी जो रेस रह गई है वो सर्कुलर कर्व में रह गई है और सिंपल पैराबोला में रह गई है, ठीक है। अब तुम सर्कुलर यूज़ क्यों नहीं करते, सिंपल पैराबोला यूज़ क्यों करते हो? इसका रीज़न होता है राइडिंग कंफर्ट। राइडिंग कंफर्ट, ठीक है, इज़ हायर इन पैराबोला, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू सर्कुलर कर्व, ठीक है। इस रीज़न की वजह से तुम्हारा सर्कुलर कर्व भी एलिमिनेट हो जाता है और हम फाइनली सिंपल पैराबोला चूज़ करते हैं समिट कर्व के लिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना ये बात, सिंपल पैराबोला हम यूज़ करते हैं समिट कर्व बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ समिट कर्व, ठीक है, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ समिट कर्व। मान लो ये तुम्हारा समिट कर्व है, तुम्हारे पास इस टाइप का कुछ होगा, पैराबोला है, ठीक है, इट इज़ अ सिंपल, इट इज़ नॉट अ क्यूबिक पैराबोला, इट इज़ अ सिंपल पैराबोला, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसकी जो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर योर a इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2L, ठीक है। अब तुम कहोगे कैपिटल N क्या होता है? कैपिटल N का मतलब है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, और एक टेंजेंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल आता है, ठीक है, ये ब्लैक से डार्क से मैंने बना दिया या रेड से बना देता हूँ, ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल आता है इसको हम कैपिटल N बोलते हैं। अगर ये प्लस N1% है और ये माइनस N2% है तो N तुम्हारा होता है N1, ठीक है, माइनस N2, यानी इस केस में तुम्हारा हो जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है। इन दोनों ग्रेडियंट्स का जो डिफरेंस होता है N1 और N2 का, वही तुम्हारा कैपिटल N होता है, पर तुम्हें साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैपिटल N हो गया। L क्या होता है? L तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व होता है। अब लेंथ ऑफ कर्व देखना कैसे मेजर करते हैं, कई लोग गलती करते हैं, कई लोग लेंथ ऑफ कर्व को ऐसे मेजर कर लेते हैं कर्व्ड में, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, इस तरीके से तुमको मेजर नहीं करना है। जो लेंथ ऑफ कर्व यहाँ पे मेजर करते हैं, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं तुम्हारा फिनिशिंग पॉइंट है, तो यहाँ से जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ये वाली, ये तुम्हारी L होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है। तो L क्लियर हो गया, N भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपल पैराबोला की, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व। इसमें दो केसेस बनते हैं, ठीक है, इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस तुम्हारा बनता है फ्रॉम SSD पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम SSD पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा केस जो तुम्हारा बनता है फ्रॉम OSD यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या ISD पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ पे कंफर्ट की तो बात ही नहीं है, ठीक है, कंफर्ट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट SSD प्रेजेंट हो और सफिशिएंट OSD और ISD प्रेजेंट हो,
ठीक है। अगर तुम सफिशिएंट एसएसडी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो केसेस होते हैं। अगर तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एसएसडी है, ठीक है, तो जो तुम्हारी लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी NS² अपॉन 4.4, ठीक है। बी, अगर तुम्हारा लेंथ एसएसडी से कम है, ठीक है, तो तुम्हारी लेंथ आ जाएगी 2S माइनस 4.4/n, ठीक है। तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है, डिराइव नहीं करना है इनको। आईएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे और लेंथ अगर एसएसडी से ज़्यादा मान के रखी है तो लेंथ आएगी NS² अपॉन 9.6, ठीक है। बी, अगर लेंथ एसएसडी से कम मान के रखी है तो लेंथ आएगी 2S माइनस 9.6 अपॉन n, ठीक है। इन दोनों कंसिडरेशन से तुम लेंथ निकालोगे, जो भी बड़ी आएगी वो हम L अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोसीजर है लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालने का, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछता है कि लेंथ ऑफ समिट कर्व किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो सिर्फ तुम्हारा एसएसडी पर डिपेंड करता है और ओएसडी आईएसडी कंसिडरेशन पर डिपेंड करता है, कंफर्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना ये निकाल सकते हो लेंथ, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत पहले शायद फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि ये अगर तुम्हारा इस टाइप का कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी एक ओरिजिनल कार खड़ी है, ठीक है, रादर यहाँ पे कहीं तुम्हारी कार खड़ी है, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था एसएसडी ऐसे कर्व्स में इस तरीके से डिफाइंड होता है कि यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा हो, ठीक है, जिसकी हाइट होती है नियरली 1.2 मीटर्स, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख पाए जिसकी लाइट है कितनी 0.15 मीटर। इस तरीके से हमने एसएसडी को डिफाइन किया था, ठीक है। उसके साथ में हमने ओएसडी को भी डिफाइन किया था। ओएसडी के लिए हमने कहा था कि ये ड्राइवर एक दूसरे ड्राइवर को, रेड से बना देता हूँ, ये ड्राइवर एक दूसरे ड्राइवर को देख पाए जिसकी हाइट सेम है 1.2 मीटर, और ये रेड वाली लेंथ को हमने कहा था ओएसडी, ठीक है। ये बात तुम ध्यान रखना। एसएसडी का मतलब है कि 1.2 मीटर हाइट का ड्राइवर तुम्हारे 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, और ओएसडी का मीनिंग है कि 1.2 मीटर का तुम्हारा ड्राइवर 1.2 मीटर के तुम्हारे दूसरे ड्राइवर को देख पाएगा। इस तरीके से तुम्हारा एसएसडी और ओएसडी का उसमें डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको हम लोग बोलते हैं वैली कर्व। वैली कर्व, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम एज समिट कर्व है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे समिट के कर्व में हमारे पास 4 केसेस थे, यहाँ पर भी हमारे पास 4 केसेस हैं। देखना कैसे हैं। एक हमारे पास केस है कुछ ऐसा, ठीक है, उसके साथ में एक केस हमारे पास ऐसा है, ठीक, एक केस हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक केस हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे, ठीक है। ये भी नेगेटिव स्लोप है -n1%, ये भी नेगेटिव स्लोप है -n2%। खास बात ये है कि mod n2 इज़ लेस देन mod n1, ठीक है ना। ये थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा स्टीप है n1, तो उससे आप तुम ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक टेंजेंट बनाओगे और इसका स्लोप तुम्हारा 0 है, तो ये -n1% हो गया और ये 0 हो गया। अच्छा, इसमें हम कैपिटल N भी निकाल लेते हैं यहीं पर, ये तुम्हारा कैपिटल N हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैपिटल N हो जाएगा। कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी n1 माइनस n2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी n1, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पे भी टेंजेंट बना सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये -n1 हो जाएगा, ये एंड पॉइंट है, ये -n2 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से -n1% है और ये +n2% है। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे तो ये पॉजिटिव स्लोप का है +n1%, और यहाँ पे तुम देखोगे तो ये नेगेटिव स्लोप का है माइनस या रादर प्लस स्लोप का ही है, ठीक है, +n2%, ठीक है।
और ये वाला एंगल तुम्हारा हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल, n इज इक्वल टू n2 माइनस n। ठीक है, ये तुम्हारे 4 टाइप के वैली कर्व्स हैं। वैली कर्व मैंने तुम्हें बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन तुमको नीचे पुश करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व। ठीक है, यहाँ समिट कर्व से हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तुम मेरे कंसर्न्स देखो। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि जनरली मेरे 2 कंसर्न होते हैं, एक तो होता है कंफर्ट, ठीक है, और दूसरा होता है एसएसडी। ठीक है, यहाँ पे कंफर्ट को हमें इम्पोर्टेंस देनी है या नहीं देनी है, ये हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा वैली कर्व है, मान लो ग्रीन वाला। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जब भी तुम्हारा व्हीकल वैली कर्व पे मूव करेगा तो उस पर एक टाइप की सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगी जो उसे अंदर की तरफ पुश करेगी। ठीक है, अंदर की तरफ पुश करने की वजह से क्या होता है, इन टायर्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। इसमें जो तुम्हारी गाड़ी में स्प्रिंग होगी उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, और तुम्हारे जो अंदर ड्राइवर बैठा होता है वो भी ऐसे केसेस में अनकंफर्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो एक तो तुम्हारी गाड़ी पे नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और तुम्हारा ड्राइवर भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो यहाँ कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, एसएसडी को तो कंसिडरेशन देना ही है। ठीक है, उसके अलावा कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तुम मुझे एक चीज़ बताओ, एसएसडी पे मुझे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंफर्ट पे तो करना चाहिए, तो डिसाइड हो गया। एसएसडी पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोचो। ये मेरा कर्व है। ठीक है, मान लो एक गाड़ी मेरी यहाँ से आ रही है। ठीक है, दूसरी गाड़ी मेरी यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो मुझे एसएसडी पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाला ड्राइवर, ये ए कह लेता हूँ, उसको बी कह लेता हूँ। ए गाड़ी में जो ड्राइवर है वो इस गाड़ी को हमेशा देख सकता है, वो कहीं पे भी हो इस कर्व में वो इस गाड़ी को देख सकता है, अगर वो डे टाइम है तो, यानी दिन की बात कर रहे हो। ठीक है, दिन की बात अगर कर रहे हो तो ये ड्राइवर इसको हमेशा देख सकता है। कहने का मतलब है कि एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहने का मतलब है इन डे टाइम, ठीक है, एसएसडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन वैली कर्व्स। समझ गए होगे, लॉजिक समझ गए होगे बात का। ठीक है, दिन के समय में तो तुम गाड़ी को देख ही सकते हो ना। ठीक है, थ्रू आउट तुम गाड़ी को देख सकते हो, तो तुम्हें एसएसडी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मान लो तुम रात की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम नाइट टाइम की बात कर रहे हो तो तुम थोड़ा सा लिमिट हो जाते हो। लिमिट क्यों हो जाते हो, क्योंकि नाइट टाइम में तुम्हें पूरा डिपेंडेंस जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारी हेडलाइट के ऊपर रहेगा। तुम्हारी हेडलाइट तुम्हें जितना दिखाएगी उतना ही तुम देख पाओगे। ठीक है, तो उस केस में हमें हेडलाइट डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस की हमने डिस्कशन किया था पहले, हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएसडी भी इम्पॉर्टेंट है, पर सिर्फ नाइट टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डे टाइम में एसएसडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कंफर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व में हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना होता है, तो तुम कहोगे कंफर्ट और एसएसडी एट नाइट टाइम। ठीक है, और अगर नाइट टाइम नहीं लिखा है तो भी तुम एसएसडी को टिक करोगे। ठीक है, ठीक है, शेप ऑफ समिट कर्व या शेप ऑफ वैली कर्व, सॉरी वैली कर्व। समिट कर्व हमने सिंपल पैराबोला चूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि यहाँ पे कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर का। कंफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ड्राइवर जब वैली कर्व में जाए, हमारी गाड़ी जब वैली कर्व में जाए, तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, ताकि ड्राइवर को जर्क ना लगे। सो वी आर कॉन्शियस, ठीक है, दैट ड्राइवर शुड नॉट फेस एनी जर्क, ठीक है, वाइल एंटरिंग वैली कर्व। ठीक है, वैली कर्व में घुसते टाइम तुम्हारे ड्राइवर को जर्क नहीं लगना चाहिए। उसके लिए तुम क्या करते हो, उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ये हम कोशिश करेंगे। और ऐसा तुम जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट किस कर्व में रहता है, तुम्हारे ट्रांजिशन कर्व में रहता है, स्पेशली स्पाइरल। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व
यहाँ पे जो ट्रांजिशन कर्व हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन कर्व मोस्टली जो यूज़ किया जाता है, तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्पाइरल यूज़ कर सकते हो, क्यूबिक पैराबोला यूज़ कर सकते हो, लेमनीस्केट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर जो ट्रांजिशन कर्व हम यहाँ पे प्रिफर्ड होता है, IRC रिकमेंडेड है, दैट इज़ योर क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। डिफरेंस ध्यान रखना, समिट कर्व में तुम्हारा था नॉर्मल पैराबोला या सिंपल पैराबोला, और वैली कर्व में तुम्हारा है क्यूबिक पैराबोला। डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन कर्व यूज़ करेंगे और दैट टू क्यूबिक पैराबोला। समझ गए होगे बात को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है। लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालते टाइम मैंने तुम्हें जैसा बताया, मेरे पास दो कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न है मेरा तुम्हारा अपने ड्राइवर का कंफर्ट, और दूसरा कंसर्न है मेरा साइड डिस्टेंस यानी SSD, ठीक है। हम शायद कंफर्ट की बात पहले भी कर चुके हैं, तुमने जब लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व हम निकाल रहे थे, ट्रांजिशन कर्व, तब मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज इक्वल टू V³/CR, V³/CR, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि C की वैल्यू होती है 80/75 प्लस कैपिटल V, C वेरी करता है तुम्हारा 0.5 से 0.8। ये फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और यही फार्मूला था जो कंफर्ट डिसाइड करता था तुम्हारे ड्राइवर का। C जो रहता है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ तुम्हें जो ध्यान रखनी पड़ेगी, मान लो ये तुम्हारा वैली कर्व है, ठीक है, ये तुम्हारा वैली कर्व है, मैंने ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है। तो ट्रांजिशन कर्व की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है अगर, ठीक है, या रादर सीधा सीधा तुम याद रखना, इस पॉइंट को तुम याद रख सकते हो सीधा सीधा, इस पॉइंट पे यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तुम ये कह सकते हो कि जो भी लेंथ यहाँ तक आई है, कितनी लेंथ आई होगी, L/2 कह लूँ, टोटल लेंथ अगर L है, ठीक है, जो भी लेंथ यहाँ तक आई है, इसको मैं L/2 को LS कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो LS जो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, या रादर तुम सीधा सीधा ध्यान रखो कि जो रेडियस यहाँ पे होगी वो LS/N होगी, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियस एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होगी वो होगी LS/N। LS जो है वो ये है L/2, जो यहाँ तक डिस्टेंस आई है, लेंथ आई है, ठीक है। तो मैं रेडियस को लिख ले रहा हूँ कितना, LS/N। LS मेरा कुछ नहीं है, L/2 है, तो L/2N। ये R की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरा LS, ठीक है, LS को मैं क्या लिख सकता हूँ, V³/C। R की जगह ये वाला पुट कर रहा हूँ मैं, LS/N, तो LS/N, LS को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा LS² इज इक्वल टू V³ या NV³/C, ठीक है, NV³/C। तो यहाँ से LS कितना आ जाएगा तुम्हारा, LS आ जाएगा तुम्हारा √NV³/C, पर LS तो तुम्हारा आधा ही है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 टाइम्स ऑफ LS है क्या, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी, ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, टोटल लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ LS, दैट इज इक्वल टू 2√NV³/C। ये आ गई तुम्हारी लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है, फ्रॉम कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। SSD पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। SSD पॉइंट ऑफ व्यू से दो कंसिडरेशन है, अगर L तुम्हारा SSD से बड़ा है, ठीक है, अगर L तुम्हारा SSD से बड़ा है तो जो वैल्यू आ जाती है वो NS² L की 2H1 + 2S tan अल्फ़ा, ठीक है। S तुम्हारा SSD है, ठीक है, S SSD है, ठीक है। N तुम्हें पता है डिविएशन एंगल। H1 की वैल्यू होती है 0.75 मीटर और अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 डिग्री, ठीक है। H1 की वैल्यू होती है 0.75 मीटर, और ये सेकंड केस तुम्हारा होता है कि L तुम्हारा SSD से छोटा है, तो L तुम्हारा कितना आ जाएगा, L तुम्हारा आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो L यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2S माइनस 2H1 + 2S tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय N, ठीक है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ये एम्पेरिकल फार्मूले हैं IRC कोड के हिसाब से, ठीक है।
तो ये तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। 0.75 मीटर और 1 डिग्री की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी तुम देख सकते हो। मान लो ये तुम्हारी गाड़ी है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी गाड़ी है, यहाँ पे कहीं तुम्हारी हेडलाइट है, ठीक है। तो 1 डिग्री नॉर्मली क्या होता है कि मान लो इस तरीके से ये तुम्हारा ग्राउंड है नीचे, ठीक है। 1 डिग्री क्या होता है बेसिकली, ये जो एंगल तुम्हारा ये सबस्टेंडेड रहता है, हेडलाइट जो एंगल सबस्टेंड कर रही है, ये लाइट निकल रही है हेडलाइट से, ठीक है, तो ये 1 डिग्री होता है। और नॉर्मली तुम 0.75 मीटर तक का ऑब्जेक्ट इससे देख पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी हेडलाइट को ध्यान में रखते हुए ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं कि हाइट जो होनी चाहिए वो 0.75 मीटर्स होनी चाहिए और अल्फ़ा यानी एंगल सबटेंडेड बाय योर हेडलाइट इज़ 1 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने 0.75 मीटर और 1 डिग्री लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारे फार्मूले होगा, एक आध क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं ताकि तुम क्लियर हो जाओ कैसे लगाना है फार्मूले, ठीक है। सबमिट कर तुमको दिया हुआ है, सबमिट कर दिया हुआ है, ठीक है। 2 ग्रेडियंट्स हैं, +3% है इनिशियल और सेकेंड हाफ के लिए जो ग्रेडियंट है वो -5% है, ठीक है। कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है, इफ SSD is provided for speed of, ठीक है, 80 kmph, ठीक है। तो उसने हमें एक्चुअली क्या किया, SSD हमको उसने नहीं दिया पर उसने हमें स्पीड दे दी। तो तुम SSD को एवेल्यूएट कर चुके हो, हम पहले ही देख चुके हैं SSD कैसे निकालना है, पहले या दूसरे लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं चीज़, ठीक है। SSD का फॉर्मूला क्या होता है, SSD का फॉर्मूला होता है VT, ठीक है, प्लस VT ये तुम्हारा हो गया VT, TR तुम्हारा रिएक्शन टाइम हो गया, V तुम्हारी वेलोसिटी हो गई, प्लस दूसरी वाली जो तुम्हारी ड्रैग डिस्टेंस आती थी वो कितनी आती थी, V²/2 μg, ठीक है ना, V²/2 μg आती थी, ठीक है। तो उसने हमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया, उसने सिर्फ हमें स्पीड दे दी है, बाकी सब उसने छोड़ दिया, क्या तुम अज्यूम कर लो, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं V दे रखा है 80 km/h, इसको कन्वर्ट कर लेना, 80 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ वैल्यूज़, देखना 80 × 5/18, TR को 2.5 सेकेंड ले लेते हैं रिएक्शन टाइम, प्लस 80 × 5/18 ये वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड में, डिवाइड बाय 2, म्यू की वैल्यू को तुम कुछ अडॉप्ट कर सकते हो, मैं 0.35 अडॉप्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक टेबल हमने बनाया था, मैंने कहा था म्यू की वैल्यू तुम्हारी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। 80 km/h के लिए जो म्यू होता है वो होता है 0.35, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0.35 पुट कर दिया इंटू 9.81, मेरा SSD कितना आ जाएगा, मेरा SSD आ जा रहा है 128 मीटर्स, ठीक है। SSD की वैल्यू आ जा रही है 128 मीटर्स। एक बार मुझे SSD मिल गया तो मैं लेंथ ऑफ कर्व भी निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। पर वो 2 केसेस के लिए है। पहला केस था कि मैंने लेंथ को मान लिया SSD से ज़्यादा, ठीक है। अगर मेरा लेंथ SSD से ज़्यादा मान लिया मैंने, तो मेरी लेंथ होती है NS²/4.4, फार्मूला चेक कर सकते हो पीछे जाके, यही फार्मूला है मेरे ख्याल से, NS²/4.4। N क्या है तुम्हारा, N डिविएशन एंगल मैंने कहा था, N1 - N2 साइन के साथ पुट करना, N1 तुम्हारा 3% है, माइनस ये तुम्हारा -5% है, तो मेरे ख्याल से टोटल 8% आ जाएगा तुम्हारा N, ठीक है। S तुम्हारा SSD था, SSD तुमने ये भी निकाला है 128 मीटर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं, उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो जो तुम्हारी लेंथ आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 0.08, 8% है ना, परसेंट मतलब 1/100, तो 8/100 इंटू 128² डिवाइडेड बाय 4.4, तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो लेंथ आ रही है वो 297.8 मीटर आ रही है, ठीक है। अब सीधे सीधे इसको आंसर मत बोल देना, पहले तुम अपना अजम्पशन चेक करो। तुम्हारा अजम्पशन ये है, ये तुम्हारा अजम्पशन था कि तुमने लेंथ को SSD से ज़्यादा माना था, तुम्हारी लेंथ कितनी आई 297, SSD कितना है, SSD है तुम्हारा 128,
तो 297 128 से ज़्यादा है, मतलब वी आर ओके। ठीक है, ये चेक करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ हमने अजम्पशन लिया था ये फॉर्मूला लगाने से पहले कि हमारा L इज़ ग्रेटर देन SSD, तो हमारा जो L निकल के आया वो वाकई में SSD से ज़्यादा निकल के आ गया, इसलिए ये फार्मूला वैलिड है। ठीक है, और हमारा L 297.8 है। तुम चाहो तो OSD पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर सकते हो, मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूँ। OSD पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल के तुम देख लेना। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा आएगा वो तुम अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो इस केस में हमारी लेंथ हो जाएगी 297.8। समझ गए मेरे ख्याल से? ठीक है, एक क्वेश्चन वैली कर्व पे भी कर लेते हैं। ठीक है, वैली, एक वैली कर्व हमको लेंथ निकालना है। पहले उसने दे रखा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, टर्मिनोलॉजी देखना, डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/25। ठीक है, मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/30, मीट्स एन ascending gradient of 1/30। ठीक है, स्पीड दे रखी है उसने 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सी की वैल्यू उसने दे रखी है 0.6 किलोमीटर पर आवर पर मीटर पर सेकेंड क्यूब। इतना डेटा उसने हमें दे रखा है। हमको निकालना क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ वैली कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ वी कर लो यहाँ पे, लेंथ ऑफ वैली कर्व। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं ये 1/25 और 1/30 देख के। नॉर्मली उनको आदत रहती है परसेंटेज देखने की। ठीक है, उनको आदत रहती है 2% मीट्स -3%, ऐसा देखने की आदत पड़ जाती है। तो जब भी कुछ ऐसा दे दिया जाता है 1/25 या 1/30 तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात ध्यान रखो, डिसेंडिंग ग्रेडियंट कहने का क्या मतलब है? डिसेंडिंग मतलब नीचे आता हुआ, डिसेंड करता हुआ, मतलब नेगेटिव स्लोप वाला। ठीक है, तो पहली बात ये 1/25 नेगेटिव है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 1/25 मतलब 1/25 × 100, यानी मेरे ख्याल से 4% आ जाएगा। तो 1/25 का मतलब है -4%। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मेरे ख्याल से ये 3.33% आ जाएगा। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार लोग घबरा जाते हैं इस टाइप से देख के। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस 100 से मल्टीप्लाई करके उसे परसेंटेज बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि N1 उसने हमें दे रखा है -4%, N2 उसने हमें दे रखा है +3.33%। ठीक है, अब हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, जब भी वैली कर्व होता है तो वैली कर्व में हमारी दो कंसर्न होती हैं लेंथ निकालने के लिए। एक हमारी कंसर्न होती है कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एक हमारी होती है SSD पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समिट कर्व में कोई दिक्कत नहीं थी, समिट कर्व में खाली SSD भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन वैली कर्व में हमें कंफर्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो कंफर्ट के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था लेंथ का, 2 टाइम्स ऑफ √NV³/c। चेक कर लेना, शायद यही फॉर्मूला था। तो मेरे ख्याल से इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है। कैपिटल N कितना होता है? N1 - N2। ठीक है, तो -4 - 3.33। ठीक है, तो मेरे ख्याल से -7.33% आ जाएगा। ठीक है, साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड पुट करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.33 डिवाइडेड बाय 100 इनटू वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, वेलोसिटी मेरे ख्याल से 80 है। ठीक है, तो 80 × 5/18। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ठीक है, जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे तुम v को मीटर पर सेकेंड में ही पुट करना। ठीक है, मैं पहले बताना भूल गया था ये। ठीक है, यहाँ पे v जो पुट करोगे वो मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, v जो होता है तुम्हारा वो मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, तो 80 × 5/18 कर दिया मैंने, मीटर पर सेकेंड में कर दिया क्यूब। c की वैल्यू दे रखी है 0.6, इसको इवेल्यूएट करोगे तो मेरे ख्याल से लेंथ आ जाएगी 73.1 मीटर। ठीक है, SSD पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो कितना होगा? पहले तो SSD की वैल्यू हमें दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है उसने, लेकिन हमें वेलोसिटी दी है 80, और 80 के लिए हमने अभी भी SSD निकाला था। 80 के लिए हमने SSD अभी भी निकाला था। SSD हमारा आया था 128 मीटर।
वो तो चेंज होगा नहीं। 80 किलोमीटर पर आवर के लिए SSD हमेशा 128 मीटर ही रहेगा, तो SSD तुम्हारा है 128 मीटर। अब तुम पहले अज्यूम कर लो कि लेंथ SSD से बड़ी है, ठीक है। लेंथ अगर SSD से बड़ी अज्यूम कर लोगे तो तुम्हारा लेंथ का फॉर्मूला होता है NS² / 2H1 + 2S tan अल्फ़ा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है 7.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू SSD है 128 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये है 0.75 प्लस 2 128 इंटू tan अल्फ़ा है तुम्हारा 1 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट कर दो, लेंथ यहाँ से निकाल लो, ये आ रही है 199.5। फॉर्चुनेटली तुम्हारी लेंथ जो आ रही है वो 128 से बड़ी आ रही है, यानी ये अजम्पशन हमारा ओके, ठीक है। ये अजम्पशन हमारा ओके है। इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी तुम्हारी जो लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगी दैट इज़ 199.5 मीटर। सेफ साइड 200 मीटर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नियरली 200 मीटर यू कैन प्रोवाइड, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैली और समिट कर्व का। दैट सम्स अप योर वर्टिकल अलाइनमेंट पार्ट। इन नेक्स्ट lecture we will start with pavement material. Thank you.